everyone, I'm Apeksha Singh, your biology educator and I welcome everyone in this wonderful series जिसका नाम है रैपिड रिवीजन, जिसमें हम बहुत ही कम टाइम के अंदर एक चैप्टर का रिवीजन करवा देते हैं। और आज जिस चैप्टर की बारी है, आई नो आपका फेवरेट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग जेनेटिक मटेरियल के बारे में जानते हैं कि भाई एक जेनेटिक मटेरियल की क्या खूबियां होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना चाहिए, है ना, रेप्लिकेट कर सके, है ना, म्यूटेट भी कर सके और एक्सप्रेस भी कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। और वहीं पे जो आरएनए है ना, दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है। बट जो डीएनए है, क्योंकि वो और ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए, तो इसी वजह से मोस्ट ऑर्गेनिज्म में डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, बट आरएनए भी प्रेजेंट होता है कुछ वायरसेस में। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है टीएमवी टोबैको मोज़ैक वायरस, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। अब यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे प्रूव करने के लिए कि जो डीएनए है हमारा जेनेटिक मटेरियल है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आए, जैसे कि पहला एक्सपेरिमेंट आया था ग्रिफिथ का, है ना। इन्होंने इसमें क्या बताया था, इसका मैं आउटकम बता देती हूँ, उसका मैं रिजल्ट बता देती हूँ कि बेसिकली हुआ क्या था लास्ट में, कि जो एस्ट्रेन था, जो एस्ट्रेन हीट किल था, उसने ये बोला था कुछ ना कुछ चीज जो है ट्रांसफर हुई है फ्रॉम द एस्ट्रेन हीट किल, जिसने आर स्ट्रेन को क्या बना दिया है, वायलेंट बना दिया था। इसी वजह से जो माइस था वो मर गया था, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की गई थी। फिर उसके बाद अभी तक हमें पता नहीं था कि आखिर में वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या, जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है, जो इधर से उधर गया है, जिसने उसको वायलेंट बनाया है, उसके बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। दूसरा एवरे मैक्लियोड एंड मिकार्टी, जिन्होंने डीएनए को बताया था कि वही एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। बट अभी भी लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था डीएनए और प्रोटीन के बीच में, कि हो सकता है डीएनए हो सकता है प्रोटीन हो। फिर आता है एक्सपेरिमेंट हर्शी एंड चेस का, जिसने ये प्रूव कर दिया था कि जो डीएनए है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो ये तीन एक्सपेरिमेंट क्या करने के लिए आए थे, ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात कर लेते हैं, जो किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। एंड ये बहुत उस टाइम की बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स है, सबसे पहले जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स है ना। पहला पॉइंट, डीएनए डबल हेलिक्स है, साथ ही साथ इसमें 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स है। अगर मैं ऐसे बात करती हूँ तो यहाँ पर अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम है, तो यहाँ से 3 से 5 एंटी पैरेलल है ना, एंटी पैरेलल डबल स्ट्रैंड्स है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। बैकबोन किसकी बनी हुई है, शुगर एंड फॉस्फेट की बनी हुई है, ठीक है। और जो नाइट्रोजनस बेस है वो अंदर की तरफ है ना, प्रोजेक्ट इनवर्ड्स, तो अंदर की तरफ है। साथ ही साथ नाइट्रोजनस बेस जो है उसमें प्यूरिन भी है, पिरिमिडीन भी है। प्यूरिन का मैंने आपको बताया था, इसमें आपका डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। जो पिरिमिडीन है नाम बड़ा है बट इसका काम छोटे हैं, तो यहाँ पर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो प्यूरिन्स में आपका एडेनिन एंड ग्वानिन आ जाएगा, पिरिमिडीन्स में आपके थाइमिन एंड साइटोसिन आ जाएगा। यहाँ पर कैसे हो रही है इनकी पेयरिंग, जो आपका एडेनिन एंड थाइमिन है इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो अगर यहाँ पर एडेनिन है और यहाँ पर अगर आपका थाइमिन है, तो इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। वहीं पे अगर मैं ग्वानिन और साइटोसिन की बात कर रही हूँ तो इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। कैसे कनेक्टेड है ये, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। आई बात समझ में। तो हमने ये सारी चीजें देख ली है कि भाई आपका डबल हेलिक्स होता है, साथ ही साथ एंटी पैरेलल पोलैरिटी है ना, 2 स्ट्रैंड्स है, और बैकबोन किसकी बनी हुई है, शुगर एंड फॉस्फेट की बनी हुई है। और जो नाइट्रोजनस बेस है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स दोनों है, प्यूरिन्स एडेनिन ग्वानिन है, पिरिमिडीन्स थाइमिन एंड साइटोसिन है। इनकी पेयरिंग कैसे हो रही है ये भी हम लोगों ने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए में। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्रोकैरियोट्स में कैसे पैकेजिंग होती है, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स है उनके पास तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करती हूँ तो इस तरीके से पैकेजिंग होती है। हमें पता है यहाँ पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम मीजोजोम बोलते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम लोग प्रोटीन के साथ कंबाइन करके यहाँ पर ऐसे इस तरीके से अरेंज कर देते हैं इन अ रीजन, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म्स न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस तो है नहीं, तो इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल को प्रोटीन के साथ जोड़कर यहाँ पर
इस रीजन में रख देते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में कैसे होता है ना? तो जैसे कि आपको पता है जेनेटिक मटेरियल का जो लेंथ है, डीएनए का जो लेंथ है वो कितना ज्यादा होता है, 2.2 मीटर्स होता है। तो हमने उसको कैसे रखा हुआ है, मतलब अगर आप सेल का भी साइज देखोगे कितना छोटा होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पैकिंग है वो काफी अच्छे से हुई होगी। तो यहाँ पर आपकी दो टाइप की पैकिंग आती है, एक लो लेवल पैकेजिंग आती है और एक होती है हाई लेवल पैकेजिंग। ठीक है, तो लो लेवल पैकेजिंग में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने जेनेटिक मटेरियल लिया है और भाड़े पे प्रोटीन्स उठाया है, उसको क्या किया है, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटीन्स के अराउंड रैप कर दिया है। ठीक है, रैप करने के बाद हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसको हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर H1 है जो आपकी हाई ऑर्डर पैकेजिंग में हेल्प करेगी। ऐसे ही धीरे धीरे पैकिंग होते होते पूरा ये आपका पैकिंग हो जाता है जेनेटिक मटेरियल का इन यूकैरियोट्स। अब यहाँ पर जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन क्या होता है, मैंने आपको बताया था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कहीं कहीं जगह पर जो ये क्रोमैटिन है ये आपका लूजली अरेंज्ड होते हैं, है ना, और कहीं कहीं पे एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे से अरेंज्ड होते हैं। तो जहां पर लूजली अरेंज्ड होंगे वो आपका यूक्रोमैटिन कहलाएगा, और जहां पर बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे वहां पर उसको हम बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिन। उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोक्रोमैटिन बोलेंगे। ठीक है, ये तो हो गई पैकिंग के बारे में, प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, यूकैरियोट्स में कैसे होता है। अब हम बात कर लेते हैं आरएनए की। भाई इसके साथ नाइंसाफी क्यों करें, डीएनए की बात कर ली है, डीएनए की इतनी तारीफ कर दी है, बट हम आरएनए की भी तो बात करेंगे। आरएनए का क्या है ना, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर तीन टाइप से, पहला आ जाएगा एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। जो एमआरएनए है वो मैसेंजर आरएनए है, वो मैसेज को कैरी करता है ना, कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, तो एमआरएनए जो है मैसेज को कैरी करता है। दूसरा टीआरएनए, ये एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, साथ ही साथ ये ट्रांसलेटर की तरह भी काम करता है ना, मतलब ट्रांसलेट करना लैंग्वेजेस को, इसकी तरह भी काम करता है हमारा टीआरएनए। तीसरा आ जाएगा आरआरएनए, तो इसका क्या फंक्शन होता है, स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये टाइप्स हो गए आरएनए के। फिर हम आ जाते हैं क्या डिफरेंस होता है आरएनए एंड डीएनए के बीच में। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे डीएनए और आरएनए के बीच में क्या डिफरेंस होता है, दोनों है तो जेनेटिक मटेरियल ही, बट आखिर में डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में। सबसे पहला डिफरेंस आ जाएगा कि डीएनए में जो शुगर होगा वो अलग होगा, और जो आरएनए है उसमें जो शुगर होगा वो अलग होगा। यहाँ पर जो शुगर होगा वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, आरएनए में राइबोज शुगर होगा। अब मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी समझाया था, है ना, बहुत अच्छे से, कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या डिफरेंस होता है, कौन से पोजीशन पे क्या लगा होता है जिसकी वजह से ये राइबोज होता है, ये डीऑक्सीराइबोज होता है। तो इसको अगर देखना है तो आप वन शॉट को देख सकते हो, है ना, वहां पर बहुत ही अच्छे से डिटेल में सारी चीजें करवाई हुई है। डीऑक्सीराइबोज राइबोज हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप बेस की बात करोगे तो डीएनए में आपका थाइमिन प्रेजेंट होता है, बट आरएनए की अगर आप बात करोगे तो थाइमिन के बदले यूरासिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, मतलब और ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तीसरा, यहाँ पर आपका जो डीएनए है वो डबल है, ठीक है, मतलब डबल स्ट्रैंड्स है इस तरीके से, बट यहाँ पर आरएनए जो है उसमें सिंगल स्ट्रैंड है। तो ये डिफरेंस हो गए आपके डीएनए और आरएनए के बीच में। ठीक है, डीएनए आपका ज्यादा स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है, इसी वजह से मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए ही होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, अगेन दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे शॉर्ट ले लो चाहे लॉन्ग ले लो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है, 1 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से, इसका डायग्राम, इसकी जो थ्योरी है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सबसे पहले अगर मैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की बात करूं तो ये कैसे रेप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। और यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है कौन सा है, आपका डीएनए पॉलीमरेज। अब एंजाइम के भी, डीएनए पॉलीमरेज के भी बहुत सारे टाइप्स है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, बस इतना जान लो कि कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन्वॉल्व है। और ये जो रेप्लिकेशन हो रही है किस डायरेक्शन में हो रही है, 5 से लेकर 3, है ना, इस डायरेक्शन में जो है आपका रेप्लिकेशन होता है। अच्छा, यहाँ पर इस डायग्राम पे जरा गौर करोगे, ये तो आपके पेरेंटल स्ट्रैंड्स हो गए, यहाँ पर आपका न्यूली सिंथेसाइज, मतलब जो नया बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि किस डायरेक्शन में हो रहा है ना, रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होगा, 5 से 3 के डायरेक्शन में, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में आपका रेप्लिकेशन होगा। फिर यहाँ पर देखोगे इस वाले साइड में देखोगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, इसको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूअस होती है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होती है रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये चीज भी आप लिख सकते हो, इस स्ट्रैंड पे आपकी कंटिन्यूअस
कंटिन्यूस होती है और इधर वाली आपकी डिसकंटिन्यूस होती है। और यहाँ पर जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स दिखते हैं इसको हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है ना। लीडिंग स्ट्रैंड जो है हमेशा कंटिन्यूस होता है और लैगिंग स्ट्रैंड जो है जिसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोला गया है, मतलब ये आपका डिसकंटिन्यूस होता है। यही वाली चीज जो मैंने अभी आपको बताई, डिसकंटिन्यूस होता है। कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व है यहाँ पर? हेलिकेज होगा, फिर प्राइमेज होगा, डीएनए पॉलीमरेज होगा, लाइगेज होगा जो बाद में इन फ्रेगमेंट्स को चिपका देगा। ठीक है, इस तरीके से रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। अगेन दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी भी क्वेश्चन में, चाहे शॉर्ट ले लो, लॉन्ग ले लो, या फिर आप 1 मार्कर क्वेश्चन ले लो, यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब हम चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन पे। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है? बेसिकली डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, है ना, डीएनए से आरएनए बन रहा है। अब यहाँ पर होता कहाँ पे है? ये वाला प्रोसेस जो ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हो कहाँ पर होता है? यूकेरियोट्स में, न्यूक्लियस में होगा। यूकेरियोट्स में क्योंकि उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहा होगा? न्यूक्लियस में हो रहा होगा। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? आरएनए पॉलीमरेज। जैसे कि आपने देखा डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए आपका पॉलीमरेज था, यहाँ पर कौन है? आरएनए पॉलीमरेज। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा इनिशिएशन, इलोंगेशन और फिर आपका टर्मिनेशन होगा। 3 स्टेप्स होते हैं। अगेन प्रोकैरियोट्स में अलग होता है, यूकेरियोट्स में अलग होगा। इनिशिएशन के लिए एक फैक्टर आता है जिसको हम लोग सिग्मा फैक्टर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? सिग्मा फैक्टर। तो यहाँ पर इनिशिएशन के लिए एक सिग्मा फैक्टर आता है। फिर इनिशिएशन हो जाएगा, फिर इलोंगेशन होगा, उसके बाद टर्मिनेशन कैसे होगा? यहाँ पर रो फैक्टर आएगा। ठीक है, रो फैक्टर आपके एंजाइम के साथ बाइंड करेगा जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है और उसके बाद इस प्रोसेस का टर्मिनेशन हो जाता है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखोगे ये इनिशिएशन वाला प्रोसेस है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो सिग्मा फैक्टर आकर बाइंड किया, उसके बाद ये प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। इलोंगेशन हुआ, इलोंगेशन होने के बाद रो फैक्टर आकर आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड किया और इसके बाद टर्मिनेशन हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, ये तो हमने बात करी प्रोकैरियोट्स की। किसकी बात करी हमने? प्रोकैरियोट्स की बात करी है। मैम यूकेरियोट्स में क्या डिफरेंस होता होगा, है ना। यहाँ पर यूकेरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोसेस तो सेम है ना। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन तो सेम ही हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं, है ना। क्या होते हैं वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन? सबसे पहला होता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है इंट्रॉन्स को रिमूव करना। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो ऐसे इस टाइप में दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं? ये इंट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो ये आपके नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। ठीक है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है जिनको हमें रिमूव करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? इसका स्प्लाइसिंग करवाएंगे। तो इसको रिमूव करेंगे, इंट्रॉन्स को हटा देंगे और जितने भी एक्सॉन्स हैं उनको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सॉन्स को जोड़ दिया है, यहाँ पर स्प्लाइसिंग हो चुकी है। फिर उसके बाद कैपिंग होती है, कैप लगाई जाती है ना। तो 5 प्राइम एंड पे यहाँ पर 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपने कैपिंग कर दी। ठीक है, कैपिंग करने के बाद टेलिंग भी होती है। टेलिंग में क्या होता है? यहाँ पर आप एडेनाइलेट रेजिड्यू यहां पर ऐड करते हो। ये देख रहे हो, ये क्या हो गई है? टेलिंग हो गई है, जिसको हम लोग पॉली एडेनाइलेशन बोलते हैं। तो एडेनाइलेट रेजिड्यू कितने? 200 से 300 ऐड कर दिया है आपने 3 प्राइम पे। तो 5 प्राइम पे कैपिंग करी है, 3 प्राइम पे टेलिंग करी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई? स्प्लाइसिंग हो गई, कैपिंग हो गई, टेलिंग हो गई। ये आपके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो यूकेरियोट्स में होता है। अगेन दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स दोनों में पूछ सकते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपको तीनों प्रोसेस समझाना होगा। स्प्लाइसिंग क्या होता है, फिर आपका कैपिंग क्या होता है, टेलिंग क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है जेनेटिक कोड। अच्छा, यहाँ पर जेनेटिक कोड की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर 3, अगर मैं बात करती हूँ तो 3 बेसिस इज इक्वल्स टू 1 अमाइनो एसिड। मतलब कि एक कोडोन जो है, एक कोडोन है, ये एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। साथ ही साथ डीजनरेट क्यों बोला गया है? कि बहुत सारे कोडोन एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं, इसी वजह से डीजनरेट बोला गया है। तो मैनी कोडोन कोड फॉर मोर देन 1 अमाइनो एसिड। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डीजनरेट बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है ना। अच्छा,
अच्छा, यूनिवर्सल नॉन ओवरलैपिंग एंड कोमा लेस होते हैं, है ना, नो पंक्चुएशन, दैट मीन स्टार्ट कोडोन क्या है आपका AUG है ना, जो किसके लिए कोड करता है, मीथियोनिन के लिए भी कोड करता है ना, इट कोड्स फॉर मीथियोनिन, मीथियोनिन, ठीक है, इसके लिए भी कोड करता है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टॉप कोडोन भी दिया हुआ है। स्टॉप कोडोन में कौन कौन आ जाएगा, UAA, UAG एंड UGA, ठीक है, ये आपके स्टॉप कोडोन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपके जेनेटिक कोड के लिए, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रांसलेशन पे। ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर mRNA से प्रोटीन बन रहा है। देखो यहाँ पर DNA रेप्लिकेशन सबसे पहला स्टेप आता है। सेंट्रल डोग्मा मैंने आपको नहीं बताया, वो लास्ट में बता दूंगी, है ना। सेंट्रल डोग्मा, चलो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेंट्रल डोग्मा एक बेसिक प्रिंसिपल है जो उन सब ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनका जेनेटिक मटेरियल DNA है ना। तो सेंट्रल डोग्मा में अगर आप देखोगे तो पहले क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है, DNA से RNA, RNA से फिर प्रोटीन बनता है जिसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो अब हम तीसरे स्टेप पे आ गए हैं, दैट इज प्रोटीन, सॉरी ट्रांसलेशन, जहां पर RNA से क्या बनेगा, आपका प्रोटीन बनेगा, ठीक है। कहां पर हो रहा है ये प्रोसेस, राइबोसोम में हो रहा है। अब यहाँ पर राइबोसोम भी आपके दो टाइप के होते हैं, 70S 80S, है ना। 70S आपके प्रोकैरियोट्स में होता है, 80S आपके यूकैरियोट्स में। अगेन उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स है। अगेन इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा अच्छे से, है ना, तो इतना ज्यादा डिटेल में उसके नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप स्टेप्स देखोगे, सबसे पहले आपके ट्रांसलेशन में होता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। सबसे पहले हमें अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करना होता है। उसके बाद होता है इनिशिएशन वाला स्टेप। अगेन वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स काम में आते हैं, है ना। स्मॉल सब यूनिट आपके राइबोसोम का होता है, ये सारी चीजें उसमें होती है। इलोंगेशन वाला प्रोसेस होगा, उसके बाद टर्मिनेशन होता है अगेन, और फिर उसके बाद आपका पूरा पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है वो तैयार हो जाती है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड की जो चेन होती है वो तैयार हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो tRNA है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पर अडेप्टर मॉलिक्यूल या फिर ट्रांसलेटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ट्रांसलेटर की तरह। तो अगर मैं tRNA मॉलिक्यूल का डायग्राम आपको थोड़ा सा समझाऊं, है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर इसके पास ये एंटीकोडोन लूप होता है, ठीक है। यहां से ये पढ़ के यहां पर अपने जो भी अमाइनो एसिड है उनको जोड़ता रहता है और लास्ट में फिर टर्मिनेशन हो जाता है और पॉलीपेप्टाइड की जो चेन होती है वो रेडी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने DNA रेप्लिकेशन, फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन हो गया, फिर उसके बाद आपका ट्रांसलेशन भी हो गया। ये स्टेप्स आप जरूर याद रखना। अगेन जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये सारे स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे बहुत अच्छी तरह से कि इनिशिएशन में क्या हो रहा है, इलोंगेशन में क्या हो रहा है, टर्मिनेशन में क्या हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं लैक ऑपेरॉन पे, ठीक है। लैक ऑपेरॉन अगेन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके किसमें फाउंड है, मतलब किसमें मिलता है, आपके ई कोलाई में मिलता है। कंपोनेंट्स क्या क्या है, एक रेगुलेटर जीन है, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, जैसे कि ZYA। यहाँ पर इस डायग्राम में आ जाओ, है ना। इस डायग्राम में अगर आप आओगे तो ये देखो, ये प्रमोटर है ना, ये आपका ये भी प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है, ये आपके स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है ना, तो लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज इंड्यूसर क्या है, यहाँ पर लैक्टोज है, ठीक है। लैक्टोज प्रेजेंट है तो यहाँ पर स्विच ऑन रहेगा, और वहीं पे अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो ये स्विच ऑफ रहेगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं। ये देख रहे हो, यहाँ पर अभी आपका लैक्टोज जो है वो एब्सेंट है, मतलब इंड्यूसर नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर RNA पॉलीमरेज आया, ठीक है। RNA पॉलीमरेज ने देखा कि भाई यहाँ पर प्रमोटर है। भाई RNA पॉलीमरेज को कुछ नहीं पता, वो सिर्फ प्रमोटर देखता है। प्रमोटर देखते उस वहां पर कुछ सीक्वेंस होते हैं जिससे उसको पता चल जाता है कि भाई मुझे अब आगे का काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर RNA पॉलीमरेज आएगा, प्रमोटर देखेगा और यहाँ पर इस जीन को ये एक्सप्रेस करवा देगा, ठीक है। एक्सप्रेस करवाएगा और यहाँ पर ये प्रोटीन, तो वही रिप्रेसर mRNA बना, उसके बाद ये प्रोटीन बना, ठीक है। अब ये जो रिप्रेसर है, क्योंकि यहाँ पर अभी लैक्टोज नहीं है प्रेजेंट, तो यहाँ पर ये रिप्रेसर क्या करेगा, ये ऑपरेटर रीजन से जाकर बाइंड कर जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है ना, बाइंड कर गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब क्या होगा, यहाँ पर अगेन RNA पॉलीमरेज, यहाँ तो इसने इसको एक्सप्रेस करा दिया, आगे जाएगा, यहाँ पर देखिएगा अरे प्रमोटर है, हमें फिर से दोबारा से काम शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये फिर से इसको एक्सप्रेस कराने का ट्राई करेगा, बट यहाँ पर अब आके जो रिप्रेसर है यहाँ पर बाइंड कर गया है, तो इसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये इनको एक्सप्रेस नहीं करवा पाएगा। ये तो केस हुआ जब आपका इंड्यूसर एब्सेंट है। इंड्यूसर क्या है, आपका लैक्टोज है। अब अगर प्रेजेंट होगा तब क्या होगा मैम, यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं। देखो
अगेन आरएनए पॉलीमरेज आया, उसको दिखा प्रमोटर, है ना, उसने क्या किया, आई जीन को एक्सप्रेस करा दिया, यहाँ पर रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से प्रोटीन बन गया है, ठीक है। अब मैंने बोला जैसे कि यहाँ पर आपका इंड्यूसर प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो ये लैक्टोज क्या करेगा, इस प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा और यहाँ पर जो रिप्रेसर था इसको इनएक्टिव बना दिया, ठीक है। अब इसको इनएक्टिव बना दिया है तो ये जाकर इस रीजन से, ऑपरेटर रीजन से जाकर बाइंड नहीं कर पाएगा। अब क्या होगा इस केस में, अगेन आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आएगा, इसको दिखेगा प्रमोटर है, तो एक काम करते हैं स्ट्रक्चरल जीन को एक्सप्रेस करा देते हैं, और अब ये एक्सप्रेस करवा पाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी आकर ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं हुआ है, इसके आगे जो रास्ता था उसमें कोई बाधा नहीं है अब, है ना, तो इसको एक्सप्रेस करवा देगा, तो ZYA इनको एक्सप्रेस करवाएगा, एमआरएनए होगा, फिर प्रोटीन बनेगा, है ना, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, और यहाँ पर आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज ये एंजाइम बन जाएंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से होता है लैक ऑपेरॉन में। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सब लोग इसका डायग्राम बहुत अच्छे से तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका लैक ऑपेरॉन। यहाँ पर कौन कौन से कॉम्पोनेंट है, रेगुलेटर जीन है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, फिर आपका स्ट्रक्चरल जीन है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन का क्या मतलब होता है, कोई भी सडन इनहेरिटेबल, ठीक है, कोई भी सडन हेरिटेबल चेंजेस जो है अगर हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दो टाइप का होता है म्यूटेशन भी, आपका दो टाइप का होता है, एक पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है ना, पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगा, और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है। अच्छा, पॉइंट म्यूटेशन की अगर मैं बात करती हूं तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व होता है, ओनली वन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तो वन न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वन न्यूक्लियोटाइड यहां पर इन्वॉल्व होता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक सीक्वेंस है ना, उसमें से कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड जो है डिलीट हो गया, है ना, डिलीट हो गया, अब उसकी वजह से क्या हो गया, वो क्या कहलाएगा, पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगा। अच्छा, अगर वो डिलीट हुआ है तो पूरा जो आपका फ्रेम था वो भी तो चेंज हो जाएगा, वो भी तो शिफ्ट हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलेंगे, है ना। किसी भी न्यूक्लियोटाइड के एडिशन या फिर डिलीशन की वजह से, है ना, अगर आपका पूरा फ्रेम चेंज हो रहा है उसको हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। तो म्यूटेशन क्या होता है, सडन हेरिटेबल चेंजेस, और ये दो टाइप का होता है, पॉइंट म्यूटेशन हो गया और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया। यहाँ पर किस वजह से कॉज होता है, किसकी वजह से होता है, आपकी यूवी रेज होता है, ये भी म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, केमिकल्स हो गए, है ना, ये भी म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है सिकल सेल एनीमिया का, अभी जस्ट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि वहां पर क्या होता है, वहां पर 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड के बदले वैलिन लग जाता है ना, वहां पर 6th पोजीशन जो बीटा ग्लोबिन चेन है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का, है ना, 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड का के बदले वैलिन लग जाता है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा म्यूटेशन का, ठीक है। आई बात समझ में? ये हो गई म्यूटेशन की बात। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे। यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ, कब स्टार्ट हुआ था, 1990 में स्टार्ट हुआ था। कब कंप्लीट हुआ था, 2003 में कंप्लीट हुआ था। क्या गोल्स थे, इसको पूरे डीएनए सीक्वेंस जानना था, है ना, सारे जितने भी ह्यूमन के जीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। और इसके क्या क्या आउटकम्स आए थे कि 3 बिलियन बेस पेयर्स है ना, 30,000 जीन्स है, और उसमें से 99.9% जो है आइडेंटिकल होते हैं ह्यूमंस में, ठीक है। आई बात समझ में? ये इसके आउटकम्स थे। आगे बढ़ते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं। किसने डेवलप किया था, एलिक सेफरे ने डेवलप किया था। किसके ऊपर बेस था, VNTR, है ना, VNTR के ऊपर बेस था। क्या एप्लीकेशन है, फॉरेंसिक साइंसेज में इसका एप्लीकेशन है ना, पैटर्निटी टेस्टिंग, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, इसमें इसका जो है एप्लीकेशन आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अच्छा, यहाँ पर आ जाता है सेंट्रल डोग्मा, जैसे मैंने बताया था वैसे मैंने वहां पर भी बता दिया, एक और बार रिपीट कर देती हूँ। सेंट्रल डोग्मा बेसिकली एक प्रिंसिपल है ना, एक बेसिक प्रिंसिपल है जो उन ऑर्गेनिज्म में होता है जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डीएनए से आरएनए बन रहा है, और इस पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से आपका प्रोटीन बनेगा, इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और इसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन बोलते हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, अगर एक्सेप्शन देखोगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जैसे कि आरएनए से हम डीएनए बना रहे हैं, ठीक है, आरएनए से हम डीएनए बना रहे हैं, और यहाँ पर जो डीएनए बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है। क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है।
ठीक है, क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है। और यहां पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, जो आरएनए से डीएनए बनवा रहा है। ठीक है, ये होता है सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, आई बात समझ में। और इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा चैप्टर जो है वो भी समाप्त होता है। अब मैं यही बात बोलूंगी जो हमेशा ही बोलती आई हूँ कि भाई अगर तुम सोच रहे हो कि ये पूरा पढ़ के आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। इससे पहले आपको वन शॉट कंप्लीट करना होगा। अगर आप बैच के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है ना। वन शॉट्स भी हैं आपके पास और आपके पास रैपिड रिवीजन है जिसमें फटाफट एक ही बारी में सारी चीजें रिवाइज करवा दिया जाएगा। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारी चीजें आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा। ठीक है, सो आई एम होपिंग आपको सारी चीजें, आपका सारा अच्छे से रिविजन हो गया होगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई लिखाई करते रहो।